हेलो एस्पिरेंट्स, न्यूज़ टुडे के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम 29 जुलाई की जो महत्वपूर्ण खबरें रही हैं, इस सेशन में उनका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि आज हम किन महत्वपूर्ण खबरों पर बात करने वाले हैं। हमारी जो मुख्य सुर्खियाँ हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि बांदों ने पृथ्वी के ध्रुवों को स्थानांतरित कर दिया, हमारी पहली महत्वपूर्ण खबर होगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर होगी वो है कि एक राष्ट्रीय समीक्षा, स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा जो है, जो नीति आयोग ने सबमिट करी है यूएन में, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण खबर होगी हमारी जीवन निर्वाह वेतन के बारे में। इसमें हम लोग न्यूनतम वेतन है उसके साथ एक कंपैरिजन देखेंगे। यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसको 5 वर्ष हो चुके हैं, 2020 में लॉन्च की गई थी, तो उसकी क्या उपलब्धियाँ रही इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या कमियाँ हैं, क्या मुख्य विशेषताएँ हैं, ये सारी बात करेंगे। दूषित स्थल प्रबंधन नियम, कोई जो दूषित स्थल है उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाएगा, इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसने कुछ नियम लागू किए, उनके बारे में देखेंगे। और एक आखिरी महत्वपूर्ण खबर जो हमारी होगी वो है कि विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति को लेके एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे कुछ संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में, जैसे कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे विद्यमान है। साथ में ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की जो बैठक हुई उसके बारे में बात करेंगे। सेतुबंध स्कॉलर योजना की बात करेंगे। प्रेह विहार मंदिर की बात करेंगे जो कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है। गीलोंग ट्रीटी की बात करेंगे। नेल्सन मंडेला पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबर की। आज की पहली महत्वपूर्ण खबर है हमारी, बांदों ने पृथ्वी के ध्रुवों को स्थानांतरित कर दिया। देखिए, हाल ही में एक स्टडी हुई, उसमें ये निकल के आया है जो मानव निर्मित बांध होते हैं उसकी वजह से पृथ्वी के जो ध्रुव हैं, पृथ्वी के जो पोल्स हैं, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि एक यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है, इसी अध्ययन में ये बोला गया है कि बांध निर्माण के कारण पृथ्वी की घूर्णन दूरी मतलब वो दूरी जिस पे पृथ्वी घूर्णन करती है, उसमें 1835 ईस्वी से अब तक 1 मीटर से अधिक स्थानांतरित हो चुकी है। मतलब ये जो रिसर्च निकल के आया है, इसमें ये बात निकल के आई है कि जो मानव निर्मित बांध होते हैं उनकी वजह से पृथ्वी का जो घूर्णन की जो दूरी है वो 1835 ईस्वी से अब तक लगभग 1 मीटर तक स्थानांतरित हो चुकी है। और ये जो घटना हो रही है पृथ्वी की दूरी के स्थानांतरित होने की, इसको बोलते हैं, पृथ्वी के घूर्णन की जो दूरी है उसको स्थानांतरित होने की, उसको बोलते हैं ट्रू पोलर वेंडर, यानी कि ध्रुवीय भ्रमण उसको कहा जाता है। डिटेल में बात करते हैं कि हमारी न्यूज़ क्या है वास्तव में। तो देखिए क्या है, हम इसमें जो बात करने वाले वो है ट्रू पोलर वेंडर हमारा क्या है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि ट्रू पोलर वेंडर क्या है। देखिए, ट्रू पोलर वेंडर जो है एक तरह से प्लेनेटरी रीओरिएंटेशन है। इसको मतलब दूसरा नाम इसका जो है वो प्लेनेटरी रीओरिएंटेशन भी इसको बोला जाता है। और इसका अर्थ क्या है कि पृथ्वी के जो क्रस्ट होता है सबसे ऊपर, उसके बाद जो मेंटल होता है, और जो कोर के जो 2 भाग होते हैं, जिसमें बाहरी भाग जो होता है ध्रुवीकृत कोर जो होता है, उसके ऊपर घूर्णन करना जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रू पोलर वेंडर, है ना। मतलब क्या हो गया, पृथ्वी की 3 भागों में उसको बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर का, और कोर का जो बाहरी भाग है, द्रवीकृत भाग है, उसके ऊपर जो घूर्णन होता है उसको प्लेनेटरी रीओरिएंटेशन भी बोला जाता है, या फिर ट्रू पोलर वेंडर उसको बोलते हैं। देखिए क्या है, जब ये सब कुछ संतुलन में है तो क्या होता है कि जो घूर्णन होता है पृथ्वी का, जो अपनी दूरी के अक्ष पर घूर्णन होता है, उसमें अगर संतुलन बनाए रखने में ये सब चीज़ें मदद करती है। परंतु अगर द्रव्यमान जो है उसका पुनर्वितरण होता है या उसमें चेंजेस आते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये वाली घटना अभी देखी जा रही है कि बांधों के निर्माण के कारण पृथ्वी का जो घूर्णन है वो स्थानांतरित हो रहा है। तो अगर सब कुछ संतुलित है तो क्या होगा, पृथ्वी को घूर्णन संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। क्या ये प्लेनेटरी रीओरिएंटेशन जो है, जो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है उसको बनाए रखने में मदद करता है। परंतु अगर जो ये द्रव्यमान होता है ओवरऑल पृथ्वी के ऊपर, उसमें अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी वजह से ये होगा कि पृथ्वी का जो घूर्णन की जो दूरी है वो स्थानांतरित होगी। और हमने आंकड़ा भी देखा कि 1835 से लेके अभी तक वो 1 मीटर स्थानांतरित हो चुकी है। देखिए, अब जो ये घटना हो रही है ट्रू पोलर वेंडर, इसको बढ़ावा देने वाले कौन से कारक हैं, प्राकृतिक कारकों की अगर सबसे पहले बात करें तो कौन कौन से हैं, वो है कि अगर हिमनद जो है, अगर हिमनद पिघल रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या होगा, मास या द्रव्यमान जो रहता है उसमें चेंजेस आते हैं, और इसकी वजह से
ये परिघटना होती है। बर्फ की अगर चादर पिघलेगी तो भी ये घटना हो सकती है, ठीक है। टेक्टोनिक्स प्लेट्स अगर इधर उधर खिसकती है तो उसकी वजह से भी द्रव्यमान चेंज होगा और ये घटना हो सकती है। समुद्री महातरंगों अगर ऐसे उठती है तो उसकी वजह से भी ये जो घटना है, पृथ्वी के जो घूर्णन की स्थानांतरित होने की घटना है, वो हो सकती है। क्योंकि इस केस में क्या होता है कि द्रव्यमान का पुनर्वितरण होता है, द्रव्यमान का चेंजेस होता है। आगे देखते हैं और इस न्यूज़ में क्या है। देखिए आगे इसमें है कि बांध कैसे, ये जो घटना है ट्रू पोलर वेंडर की जो घटना है ट्रू पोलर वेंडर की, एक बार उसका, हाँ, ट्रू पोलर वेंडर की जो घटना है उसको बढ़ावा दे रहा है। बांध कैसे बढ़ावा दे रहे हैं, तो देखिए क्या है, जब बांध बनाया जाता है तो बड़ी मात्रा में जो जल राशि होती है उस बांध के माध्यम से उस एरिया में रुक जाती है। और जनरली तो होता है ऐसा कि अगर कोई बांध नहीं बनाया गया तो जो नदियों का जल रहता है वो कहाँ चला जाता है, समुद्रों में चला जाता है, महासागरों में चला जाता है। परंतु अगर बांध बन गया तो कहीं ना कहीं उस बांध का जो पानी है उसमें एक द्रव्यमान होगा और वो द्रव्यमान समुद्र में नहीं जा पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं द्रव्यमान जो है, जो इसे पृथ्वी का द्रव्यमान अंतर्देशीय क्षेत्रों में पुनर्वितरित हो जाता है। मतलब वो जो पानी नहीं जा पा रहा है समुद्र में और जो स्थलीय भाग में रुक गया, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो पुनर्वितरित हो रहा है और जिससे ग्रह के घूर्णन में बदलाव होता है और स्थलीय भाग पर जलाशयों में संग्रहित अत्यधिक जल के भार से पृथ्वी का द्रव्यमान संबंधित संतुलन बिगड़ जाता है। बात ये यही कह रहा है कि जो हम बड़े बांध बना रहे हैं और जिसकी वजह से पानी रुक रहा है, जो पानी समुद्र में नहीं जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि द्रव्यमान में चेंज आ रहा है। जो पुनर्वितरण पहले जितना जैसा था द्रव्यमान का, उसमें चेंज आ रहा है और उस चेंज की वजह से ट्रू पोलर वेंडर की जो घटना है वो हो रही है और पृथ्वी का जो घूर्णन है वो स्थानांतरित हो रहा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि क्या है, वो यही बात बोली हुई है कि अगर वो द्रव्यमान संतुलन बिगड़ जाता है तो पृथ्वी का जो ग्रह का घूर्णन है उसमें बदलाव होता है और बांधों के निर्माण की वजह से यही हो रहा है कि द्रव्यमान जो है वो पुनर्वितरित हो रहा है और उसमें कहीं ना कहीं संतुलन थोड़ा सा बिगड़ रहा है। अध्ययन जो हुआ है उसमें ये भी बोला गया है कि ये जो बदलाव जो भी हो रहा है वो एक समान नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बांध में हो रहा हो, ये बांधों के आकार और उनके स्थान के अनुसार होता है। ऐसा इसमें बताया गया है कि जो ऐसा नहीं है कि आपने कोई किसी भी जगह पे बांध बना दिया या किसी भी प्रकार का बांध बना दिया तो ये परिघटना हो सकती है। उसके लिए डिपेंड करेगा कि जो बांध का आकार है वो कितना है, साथ साथ में उस बांध का स्थान कौन सा है, ठीक है। तो ये हमने बात किया। आगे देखते हैं और क्या है इस न्यूज़ में। देखिए अब जो ये ध्रुवों का स्थानांतरण हो रहा है पृथ्वी के, तो उसमें चेंजेस क्या आएंगे, क्या प्रभाव उसके पड़ सकते हैं, ये देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो नेविगेशन में समस्या आ सकती है। होता क्या है कि जितना भी होता है, सैटेलाइट्स हो गया, स्पेस टेलीस्कोप हो गया, सारे के सारे जो हैं वो ध्रुवों को एक तरह से पैमाना मान के नेविगेशन करते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ इधर उधर खसक रही है तो ध्रुवों के खिसकने से सैटेलाइट्स और स्पेस टेलीस्कोप की स्थिति जो है वो प्रभावित हो सकती है। क्योंकि ये जो चीज़ है ये पूर्णतः पृथ्वी का जो अगर सटीक रूप से घूर्णन हो रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है और अगर उसमें ही चेंज आ रहा है तो कहीं ना कहीं सैटेलाइट्स और स्पेस टेलीस्कोप जो लगाया गया है उसमें भी चेंज आ सकता है और नेविगेशन में समस्या अपने आप में खड़ी हो सकती है। उसके बाद है कि दिन लंबे हो रहे हैं। ये जो घटना हो रही है पृथ्वी के घूर्णन के स्थानांतरण की या ध्रुवों के स्थानांतरण की, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि दिन जो है, पृथ्वी पर दिन जो है वो धीरे धीरे लंबे होते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये प्रक्रिया जो है और तेज हो रही है, ठीक है। तो इस न्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा कि एक अध्ययन आया है, उस अध्ययन में ये बोला कि बड़े बांधों के कारण जो हो रहा है पृथ्वी के ध्रुवों का जो है वो स्थानांतरण हो रहा है और उसके प्रभाव पड़ सकते हैं नेविगेशन पे, साथ साथ में जो पृथ्वी के जो दिन है वो लंबे हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अब हमारी जो दूसरी महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो है तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा जो है वो जारी की गई हाल ही में या फिर उसको रखा गया है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा होती क्या है। देखिए ये न्यूज़ क्यों आई, न्यूज़ ये आई कि नीति आयोग ने हाल ही में जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र की एक उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच है, उसमें 2025 की भारत की 2025 में हाल में भारत की तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा जो है वो प्रस्तुत की है। मतलब ये मत समझिए कि 2025 की तीसरी है, ये जब से लागू हुआ एसडीजी तो उसके बाद भारत ने इसको तीसरी बार प्रस्तुत किया है, ठीक है। और कहाँ प्रस्तुत किया है, संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच में। अब ये क्या है, हमारी जो मेन टर्म है वो ये है कि स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा वास्तव में होती क्या है।
तो देखिए क्या है, 2015 में एसडीजी के गोल्स अपनाए गए थे। एसडीजी है ना, जो एसडीजी के गोल्स अपनाए गए थे और इनका लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, और इसको बोला जाता है एजेंडा 2030। तो हर राष्ट्र के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप अपने राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर रहे हो, उनकी जो हमने एसडीजी के तहत 17 लक्ष्य निर्धारित करे हैं उसमें आपने कितनी कितनी प्रगति करी है और आप कौन कौन सी योजनाएं प्लान शुरू किए हुए हो, उसकी एक समीक्षा करो और उसको प्रस्तुत करो ताकि हम लोग देख पाएँ कि कितनी प्रगति हम लोग कर रहे हैं। तो ये वही है स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा। जो भी इस बीच में भारत ने काम किया एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उसमें ये बताया गया है कि भारत ने क्या क्या किया है और जो अलग अलग गोल्स है उसमें भारत ने कितनी प्रगति करी है और कहाँ कहाँ हमें और अभी सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हो गया VNR यानी कि स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा। एक स्वैच्छिक आकलन होता है ये किसी भी देश का, और भारत ने जो है, भारत एक इसके लिए एक दृष्टिकोण लेके चलता है, वो होता है समग्र सरकार और समग्र समाज दृष्टिकोण भी उजागर करता है भारत के। भारत जो एसडीजी के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस दृष्टिकोण को लेके चलता है। देखिए अब डिटेल में बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि क्या है। देखिए अब न्यूज़ तो ये हो गई, अब इसमें क्या है कि अब भारत जो है एसडीजी का लक्ष्य है या एजेंडा 2030 है उसके क्रियान्वयन की क्या रणनीति अपना रहे हैं। तो रणनीति क्या है, सबसे पहले तो भारत ने क्या किया कि भारत डेटा संचालित गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहा है। डेटा संचालित गवर्नेंस को कैसे बढ़ावा दे रहा है, देखिए डेटा संचालित गवर्नेंस ये होती है कि जो भी हम गवर्नेंस के काम कर रहे हैं उसमें डेटा जो भी जनरेट हो रहा है उसका उपयोग कर रहे हैं, बेहतर तरीके से उस डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं ताकि हमें कोई भी जो योजना चल रही है या फिर कोई भी हमें जो लाभार्थी है उसकी एक सटीक जानकारी मिल पाए और एनालिसिस कर पाए कि हमें भविष्य में और क्या क्या करना है उसके लिए। तो डेटा संचालित गवर्नेंस को भारत बढ़ावा दे रहा है। और एसडीजी का जो क्रियान्वयन है ऐसा नहीं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर ही किया जा रहा है, अब उसको स्थानीय स्तर तक धीरे धीरे पहुंचाया जा रहा है। और इसके लिए नीति आयोग ने भारत के अलग अलग कुछ चीज़ें शुरू की हैं, जैसे कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के तहत बात ये की जाती है कि भारत के जितने भी राज्य हैं उन्होंने एसडीजी के जो लक्ष्य हैं उसमें कितनी कितनी प्रगति करी है, उसके आधार पर उनकी रैंकिंग निकाली जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स, यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में राज्यों के साथ साथ वहाँ के जिलों की भी स्थिति पता करने की बात करी जा रही है कि जो जिले हैं वो किस तरह से एसडीजी के जो गोल्स हैं उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। नीति आयोग ने एक राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक लॉन्च किया है ताकि ये पता लग सके कि भारत में जो गरीबी है उसकी स्थिति क्या है वर्तमान में और कितने गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, तो एक तो हम लोग ये काम कर रहे हैं डाटा संचालित गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरा एसडीजी के क्रियान्वयन को हम लोग स्थानीय स्तर तक लेके जा रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या है। आगे देखिए जो स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा है उसके कुछ मुख्य बिंदु है, उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं कि क्या है वास्तव में। देखिए एजेंडा 2030 पर प्रगति क्या है। बात ये जो निकल के आई, भारत ने जो स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत करी उसमें ये हुआ है कि वैश्विक स्तर पर तो अगर उस प्रगति को देखा जाए एजेंडा 2030 के लिए, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रगति जो है वो पिछड़ रही है, परंतु भारत जो है इस मामले में प्रगति लगातार कर रहा है। तो ये बात अच्छी है कि भारत जो है एसडीजी के लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है और उस मामले में प्रगति कर रहा है, परंतु वैश्विक स्तर पर वो प्रगति जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है ना। अब इसमें जो एसडीजी निर्धारित किया गया था एसडीजी 1, उसके तहत बात की गई थी कि गरीबी का उन्मूलन करना है। तो ऐसा एक आंकड़ा आया है कि 2013-14 से और 2022-23 के बीच में 248 मिलियन व्यक्ति बहुआयामी निर्धनता जो है मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है उसमें बाहर निकल चुके हैं। मतलब भारत जो कहीं ना कहीं इस एंगल पे सही काम कर रहा है। एसडीजी 1 जिसका लक्ष्य क्या है, गरीबी उन्मूलन। दूसरा क्या है, शून्य भूखमरी की बात करी जा रही है। मतलब एसडीजी 2 में निर्धारित किया गया था कि जितने भी लोग हैं विश्व के वो भूखे नहीं मरे, कम से कम शून्य भूखमरी हो 2030 तक। तो भारत ने इसके लिए क्या किया, भारत ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की, और इसके तहत जो लाखों लोग हैं भारत के जो कि भूखमरी की दशा से गुजर रहे थे, लाखों लोगों को भारत ने पोषण सहायता है वो सुनिश्चित करी है। तो भारत इस क्षेत्र में एसडीजी 2 जो है शून्य भूखमरी, उसमें भी ठीक ठाक काम कर रहा है, मतलब कि अच्छा काम कर रहा है। अब एसडीजी 3 की बात कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें बात की गई है कि स्वास्थ्य है वो उत्तम हो और जो लोग हैं उनका कल्याण हो।
तो एक आंकड़ा ये निकल के आया कि जो स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में आउट ऑफ द पॉकेट व्यय जो होता है वो भारत में 2017-18 में 48.8% हुआ करता था, जो कि घटकर 2020-21 में 39.4% हो गया। देखिए अब इसमें क्या है कि जैसे कि आपने 100 रुपया स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किया, ठीक है, अब अगर आपने बीमा कराया हुआ है, सरकार की साइड से आपको सुविधा मिल रही है तो ठीक है। अब इसमें से आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होगा, जैसे कि अगर ये 48.8 है तो 48.8 पैसा रुपए वो हैं जो कि आपको अपनी जेब से खर्च करने पड़ रहे हैं। उसके लिए आपको ना सरकार ने सहायता प्रदान करी है, ना कि बीमा आपने जो करवाया उससे सहायता मिली है। तो ये जो है आपको जो पूरी तरह से जेब से खर्च करना पड़ रहा है, ये भारत में डिक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वास्थ्य की जो चीज़ें हैं वो सरकार की साइड से प्रोवाइड की जा रही है, या जो बीमा कंपनियां हैं, बीमा कंपनियों का भी जो बीमा पेनिट्रेशन है भारत में वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो स्वास्थ्य का जो व्यय होता था एक इंसान का पूरा, तो उसमें आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर है या व्यय जो है वो भारत में डिक्रीज हुआ, यानी कि भारत SDG जो 3 लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए भी अच्छा कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। भारत ने बहुत सारी योजनाएं शुरू करी हैं ताकि क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके, जैसे कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो गया, PM कुसुम योजना हो गई, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हो गई। जैसे कार्यक्रम भारत ने शुरू करे ताकि स्वच्छ ऊर्जा संबंधित जो चीज़ें हैं वो अपनाई जा सके और जो पर्यावरण को नुकसान हो कम से कम। तो क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, अब डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की बात करी गई है, तो इसमें भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं काफ़ी। जैसे कि हमने 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया था, आधार शुरू किया है, UPI शुरू किया है, और भारत की जो अलग अलग प्रकार की आबादी है उसको डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि एक आंकड़ा ये है कि वैश्विक रियल टाइम भुगतान में UPI का जो योगदान है वो 49% के आसपास है, जो कि काफ़ी बड़ा है। यानी कि वैश्विक स्तर पर जितना भी रियल टाइम भुगतान हो रहा है उसमें से 49% जो है वो UPI के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जो शुरुआत में हमने मंच बात करी थी जिसके सामने नीति आयोग ने रिपोर्ट रखी थी, तो उसके बारे में देखते हैं कि उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच जो है वो क्या था। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी स्थापना सबसे पहले देखते हैं 2012 में की गई थी, और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन रियो 20 जो हुआ था, रियो 20 के परिणाम, यानी कि एक वहाँ पे रियो 20 जो हुआ था उसमें एक बात की गई थी कि जो भविष्य हम चाहते हैं, द फ्यूचर वी वांट के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन की या इस मंच की स्थापना की गई थी। उसका नाम है उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच, 2012 में। ठीक है, अगला क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य देखिए यही है कि जो सतत विकास के लिए जो एजेंडा 2030 है और इसके 17 SDG जो लक्ष्य बनाए गए हैं, गोल्स बनाए गए हैं, उनकी निगरानी करना, समीक्षा करना और संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। मतलब क्या है कि जो एजेंडा 2030 है उसके तहत जो लक्ष्य निर्धारित करे गए हैं, जो भी 2030 तक प्राप्त करने हैं, उन लक्ष्यों की निगरानी करेगा, समीक्षा करेगा। उसके लिए संयुक्त राष्ट्र का एक प्रकार का केंद्रीय मंच है कि हाँ, संयुक्त राष्ट्र ने ये काम इसको दिया होगा। ठीक है, अब इसकी बैठकों की बात करें कि बैठक कब कब होती है, तो देखिए क्या है, अगर आर्थिक और सामाजिक परिषद के तत्वाधान में बैठक हो रही है तो प्रतिवर्ष होगी। ठीक है, अगर महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र की उसके तत्वाधान में हो रही है तो प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होगी। आए समझ, मतलब 2 अलग अलग संस्थाएं अगर उनके तत्वाधान में अलग अलग बैठक हो रही है, जैसे कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के तत्वाधान में होगी तो हर साल में इसकी बैठक एक बार में एक होगी, और महासभा में अगर तत्वाधान में इसकी बैठक हो रही है तो 4 साल में एक बार होगी। ठीक है, तो ये हमने पूरी न्यूज़ देखी हमारी। अब हम देखते हैं हमारी जो आज की तीसरी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। तीसरी महत्वपूर्ण न्यूज़ क्या है, जीवन निर्वाह वेतन। देखिए क्या है ये, हाल ही में जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है भारत सरकार का, एक डिस्कशन चल रहा है वहाँ पे कि हमें जो है जीवन निर्वाह वेतन जो है वो लोगों को प्रदान करना चाहिए या फिर इस तरह के कुछ प्रावधान करना चाहिए। तो इसकी अवधारणा पे जो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय है उसमें चर्चा हो रही है। तो देखते हैं क्या है ये जीवन निर्वाह वेतन और न्यूनतम वेतन क्या होता है, मेनली इसमें ये डिफरेंस आएगा। ठीक है,
तो अब जीवन निर्वाह वेतन के बारे में अगर चर्चा कर रही तो इसका उद्देश्य क्या होगा? देखिए, श्रमिकों का जो कल्याण है उसमें सुधार करना, और विशेष रूप से जो महिलाएं जो कि श्रम बल में काफ़ी कम है उनकी भागीदारी को भारत में बढ़ाना। वर्तमान में जो कानून है भारत में वो केवल न्यूनतम वेतन जो है उसको अनिवार्य करते हैं। भारत में वर्तमान में जीवन निर्वाह वेतन का कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? न्यूनतम वेतन का कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं आगे इस न्यूज़ में क्या है। देखिए, अब हम जो डिफरेंस मेनली इसमें पढ़ने वाले हैं वो ये है कि न्यूनतम वेतन और जीवन निर्वाह वेतन जो है उसमें अंतर क्या है। ठीक है, न्यूनतम वेतन में जैसे पहले बताया आपको कि ये कॉन्सेप्ट भारत में पहले से ही है और इसमें अभी चर्चा चल रही है कि हमें इस ओर शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन निर्वाह वेतन जो है वो न्यूनतम वेतन से एक थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। देखते हैं क्या है। देखिए, न्यूनतम वेतन क्या है? वेतन न केवल जीवन के न्यूनतम निर्वाह के लिए होना चाहिए बल्कि श्रमिकों की दक्षता बनाए के रखने की भी होना चाहिए। मतलब एक न्यूनतम जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सके, और जो श्रमिक की दक्षता है वो भी कम ना हो, उसके लिए न्यूनतम वेतन का प्रावधान किया गया है। परंतु जीवन निर्वाह वेतन की अगर हम लोग बात करें तो जीवन निर्वाह वेतन वो वेतन स्तर होगा जो श्रमिक और उनके परिवार है वो एक तरह से गरिमापूर्ण तरीके से जी सके। ऐसा नहीं है कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, गरिमापूर्ण जीवन स्तर उनका हो, इसके लिए जीवन निर्वाह वेतन एक कॉन्सेप्ट आया है। अब क्या है, न्यूनतम वेतन का जो भुगतान है भारत में न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत कानूनी रूप से अनिवार्य है। उससे कम जो है न्यूनतम वेतन से कोई संस्था वेतन नहीं दे सकती। ठीक है, अब इसकी बात करें तो देखिए, जीवन निर्वाह वेतन के बारे में आईएलओ ये बोलता है कि इसमें भोजन आएगा, आवास आएगा, स्वास्थ्य भी होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, परिवहन होना चाहिए, कपड़ा जैसी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने में सक्षम होना चाहिए इंसान, इतना उसका जीवन निर्वाह वेतन होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आईएलओ ये बोलता है। मतलब देखिए, अगर मैं यहाँ पे दो डायग्राम बनाऊँ ये, तो जीवन निर्वाह वेतन ये है और न्यूनतम वेतन ये है आपका। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देखिए, जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं दोनों ही न्यूनतम वेतन तय कर सकती है, उसकी समीक्षा कर सकती है और उसमें संशोधन कर सकती है। ये बात भारत में चलती है कि जो न्यूनतम वेतन है वो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संशोधन कर सकती है, समीक्षा कर सकती है और तय कर सकती है। अगला और देखते हैं क्या है। देखिए, वेतन संहिता आई है 2019 में। इसके तहत ये बोला है कि न्यूनतम वेतन सार्वजनिक और निजी, मतलब ये बोला है कि जो न्यूनतम वेतन का कॉन्सेप्ट है वो सार्वजनिक क्षेत्र में भी लागू होगा, निजी क्षेत्र में भी लागू होगा, संगठित हो या असंगठित सभी नियोजन या फिर जितने भी भारत में काम कर रहे हैं सब पे लागू होगा। ठीक है, ये नहीं कि भाई खाली सार्वजनिक क्षेत्र के जो एम्प्लॉयर है वही देंगे। सार्वजनिक, निजी, संगठित, असंगठित सभी जो न्यूनतम वेतन प्रदान करेंगे, जो भी अगर किसी एम्प्लॉय को वो अपने यहाँ पे नौकरी पे रख रहे हैं। अब यहाँ की बात करते क्या है, जब मैं जैसे बार बार बता रहा हूँ कि न्यूनतम वेतन से ज़्यादा होता है जीवन निर्वाह वेतन, और इसमें कहीं ना कहीं थोड़े से क्षेत्रीय अंतर भी ध्यान रखे जाते हैं। क्षेत्रीय अंतर कैसे ध्यान रखे जाएंगे कि हो सकता है कि भोजन जैसे कि दिल्ली में 60 रुपये का थाली मिल रहा है, राजस्थान में हो सकता है कि वो 80 रुपये का मिल रहा हो, 100 रुपये का मिल रहा हो या 50 का मिल रहा हो। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखा जाएगा, क्षेत्रीय अंतर, कि जो जीवन निर्वाह वेतन है न्यूनतम वेतन से तो ज़्यादा ही होगा, परंतु उसमें जो क्षेत्रीय अंतर है, रीजनल डिफरेंसेस जो होते हैं, उसको भी ध्यान रखा जाता है। एक आर्टिकल है संविधान का 43, उसके तहत बात ये करी गई, डीपीएसवी में आर्टिकल लिखा गया है। ये आर्टिकल पे ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो राज्य है, राज्य वो उपयुक्त कानून बनाकर सभी श्रमिकों को जीवन निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी या करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो जीवन निर्वाह वेतन है वो भारत के संविधान के आर्टिकल 43 में भी उसकी बात करी गई है, और राज्य के ऊपर ये दायित्व डाला गया है कि राज्य कहीं ना कहीं इसकी संभावना तलाशे और इसके लिए कानून बनाए। ठीक है, तो ये हम और आगे देखते हैं इस न्यूज़ में क्या है। अब देखिए, इसके लाभ क्या होंगे अगर जीवन निर्वाह वेतन मिलता है तो क्या लाभ हो सकते हैं। तो देखिए, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच, वो ये बोलता है कि अगर इसको वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर अगर इसको लागू कर दिया जाए जीवन निर्वाह वेतन का कॉन्सेप्ट, है ना, तो जो जीवन निर्वाह वेतन हर साल क्या होगा, उत्पादकता और खर्च, मतलब जो भी वेतन लोगों को मिलेगा, उत्पादकता उनकी बढ़ेगी एक तो, और जो खर्च होगा उसके माध्यम से ये हो सकता है कि $4.6 ट्रिलियन
का जो जीडीपी है वो सृजन हो सकती है या फिर उत्पन्न हो सकती है अगर पूरे वैश्विक स्तर पर इसको लागू कर दिया जाता है जीवन निर्वाह वेतन को। तो ठीक है, अब महिला श्रम बल भागीदारी में सुधार हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? देखिए, महिलाएं जो है वो घर में रहती है, बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि पर ध्यान देती है। परंतु अगर किसी परिवार को जीवन निर्वाह वेतन मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसको ये सुविधाएं भी मिलेगी, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, देखभाल की या फिर कल्याण की सुविधाएं मिलेगी। तो जो महिलाएं, अगर ये जो चीज़ें हैं अगर उन खर्चों में कवर हो जाती है वहाँ पे जो उस परिवार को जीवन निर्वाह वेतन मिल रहे हैं, तो महिलाएं फिर क्या करेगी? महिलाएं भी इन कार्यबल में शामिल हो जाएगी। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये कि अगर जीवन निर्वाह वेतन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, तो महिलाएं फिर बच्चों की देखभाल नहीं करेंगी। हो सकता है कि कोई बाई रख ले, कोई आई रख ले ताकि बच्चों की देखभाल कर ले, और महिला जो है वो किस में कार्यबल में शामिल हो जाए और वो खुद भी कार्य करने लग जाए। ठीक है, तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ सकती है अगर जीवन निर्वाह वेतन का कॉन्सेप्ट शुरू किया जाता है। अन्य लाभ की अगर हम लोग बात करें कि और क्या इससे लाभ हो सकते हैं, तो ये है कि देखिए, महंगाई हो गई और जीवन यापन की जो लागत है जो बढ़ रही है लोगों की, है ना, लोगों को नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो खरीदने में परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जीवन निर्वाह वेतन उनकी उस समस्या का समाधान कर पाएगा कि जो जीवन की जो यापन की जो लागत बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, वो कम हो सकती है और महंगाई की जो मार है वो भी कम हो सकती है। अब जो कंपनियां जीवन निर्वाह वेतन देगी, थोड़ा अट्रैक्टिव ज़्यादा लगेगा, तो हो सकता है कि वो कंपनियां जो बेस्ट टैलेंट है, प्रतिभाएं हैं, उसको आकर्षित कर सके और जो कर्मचारी है वो भी थोड़े मोटिवेटेड होकर काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को बनाए रखने में भी वो योगदान दे सकती है। ठीक है, और ये क्या है, जो अगर ये होगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आएगा तो यह नए श्रम कानूनों और सामाजिक अपेक्षाओं के भी अनुरूप होगा। मतलब जो भारत ने जो श्रम संहिताएं लागू करी है 2020 के अराउंड, उसके भी अनुरूप होगा जीवन निर्वाह वेतन जो है। और जो सामाजिक अपेक्षाएं हैं, जो देश का हर नागरिक चाहता है कि मैं गरिमापूर्ण जीवन जो है एक व्यतीत कर सकूं, तो वो जीवन निर्वाह वेतन के माध्यम से कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमने जीवन निर्वाह और न्यूनतम मजदूरी जो वेतन है दोनों में डिफरेंसेस देखे इस न्यूज़ में, और साथ साथ में जीवन निर्वाह वेतन का जो महत्व है वो क्या हो सकता है उसको भी दिखा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी चौथी महत्वपूर्ण खबर की। चौथी महत्वपूर्ण खबर है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसको 5 वर्ष हो गए। देखिए, 2020 में भारत की जो शिक्षा नीति है वो लेके आया गया था और उस नीति के तहत बात ये की गई थी कि हमें एक समतामूलक और जीवंत ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करना है। तो अब उसको 5 वर्ष हो गए, तो थोड़ी उसकी क्या प्रगति रही उस नीति की, उसके बारे में हम इस न्यूज़ में थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। देखिए, सबसे पहले बात यही करते हैं कि जो नीति है 2020 की, उसको 5 साल हो गए, तो उसकी उपलब्धियाँ क्या क्या रही हैं। तो उपलब्धियों में हम लोग बात करें कि पाठ्यक्रम में क्या सुधार हुआ है। तो देखिए, एक तो संरचना इसमें अलग कॉन्सेप्ट लेके आया गया था, 5+3+3+4। तो इसमें क्या था कि 5 साल तक तो फाउंडेशनल स्टेज में गुजारेगा जो बच्चा होगा वो, 3 साल तक वो मध्य में गुजारेगा, नहीं प्रारंभिक में गुजारेगा, और 3 साल तक वो गुजारेगा मध्य में, और 4 साल गुजारेगा माध्यमिक में। ये संरचना इसमें इंट्रोड्यूस की गई थी, है ना। और इसमें बात करी गई थी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा स्कूली शिक्षा, मतलब कुछ एक बोला गया था कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा होगी स्कूली शिक्षा की, पाठ्यक्रम में सुधार किया गया था एक तरह से जो बच्चों के लिए होता है। तो वो पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था कि अनुभवात्मक जो शिक्षा होती है उसको शामिल किया गया, और जो ऐसी शिक्षा जो योग्यता आधारित हो, और योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया इस शिक्षा नीति के माध्यम से। अगला बात करते हैं क्या, बुनियादी कौशल। इसमें बुनियादी कौशल की बात की गई इस जो नीति थी उसके तहत, और ये बोला गया कि निपुण हो गया, निपुण भारत हो गया, या फिर विधा प्रवेश जैसी पहले जो हैं उनके माध्यम से 8.9 लाख स्कूलों में 4.2 करोड़ से अधिक छात्रों की पहुंच हो चुकी है। मतलब इतने स्कूल है, 8.9 लाख स्कूलों में 4.2 करोड़ छात्रों की पहुंच हो चुकी है। और किस माध्यम से? कुछ बुनियादी कौशल उनको प्रदान करने का प्रयास किया गया था, निपुण भारत और विद्या प्रवेश के माध्यम से। अगला क्या है,
इस जो नीति थी उसमें समावेशिता की भी बात की गई थी। तो हुआ ये कि 1.15 लाख से अधिक सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह या फिर छात्र और 7.58 लाख छात्राएं आवासीय विद्यालयों में नामांकित हैं। और देखिए बात इसमें ऐसी है, ये डाटा थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल हो रहा हो, बात इसमें इतनी सी है कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित छात्र हैं या फिर छात्राएं हैं, उनको भी इस जो नीति है उसके तहत बात की गई थी कि उनको भी शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो आंकड़ा यही आया कि इतने जो विद्यार्थी हैं वो एनरोल हो चुके। और एक ऐप है उसका नाम है प्रशस्त इस ऐप के माध्यम से ये बोला गया कि जो दिव्यांग स्टूडेंट होते हैं उनकी स्क्रीनिंग में सहायता प्रदान करती है ये ऐप। और ये ऐप भी इसी नीति के तहत लॉन्च की गई थी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में सुधार हुआ इस नीति के तहत, बुनियादी कौशल स्टूडेंट्स को मिलने लगा है, समावेशिता में सुधार हो रहा है। अगला क्या है, शिक्षकों को प्रशिक्षण। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता कम होने का एक बड़ा कारण था कि जो शिक्षक है वो प्रशिक्षित नहीं है। तो इस नीति में 2020 की बात की गई थी कि शिक्षक जो है उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। तो नीति के तहत एक निष्ठा पहल जो है उसको शुरू की गई थी। और आंकड़ा ये निकल के आया कि निष्ठा पहल के तहत 4 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है, और कुछ उपलब्धियां हैं इस नीति की, वो देखते हैं। तो देखिए क्या प्रौद्योगिकी जो है उसका लाभ उठाया जा रहा है। वर्तमान समय प्रौद्योगिकी का युग है। तो उस नीति में बात की गई थी 2020 की एजुकेशन पॉलिसी में कि हम जो शिक्षा में प्रौद्योगिकी को शामिल करेंगे। तो प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। अभी जो आंकड़े आए उपलब्धियां रही उसमें, जैसे कि 72% स्कूल जो है उनमें अब इंटरनेट चलता है, पहले हो सकता है नहीं चलता हो इतना। एक हो गया विद्यांजलि, अगला हो गया दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, पीएम ई विदा, ई जादुई पिटारा, एआई संचालित खेल आधारित शिक्षा जो हो गई, एआई बोट कुछ बनाए गए स्टूडेंट को शिक्षित करने के लिए जिसका नाम है कथा सखी टीचर तारा, है ना, जैसी पहले। मतलब बात ये की गई कि एजुकेशन में ये सारी की सारी डिजिटल पहले जो हैं या जो टेक्नोलॉजी से संचालित पहले हैं वो शुरू की गई है। और ये सब किस तरीके से शुरू की गई है, जो शिक्षा नीति है हमारी 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके तहत शुरू की गई है। ठीक है, अगला क्या है, प्रशिक्षण। अब स्टूडेंट जो है उसके प्रशिक्षण की भी बात की गई है कि उसका परीक्षण, नॉट प्रशिक्षण, परीक्षण की बात की गई है, असेसमेंट की बात की गई है। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET, है ना, तो ये बोला कि अब स्नातक में प्रवेश लेने के लिए एक प्रमुख मार्ग है। अगर कोई स्टूडेंट स्नातक में जा रहा है तो उसको एक जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो उसको देना पड़ेगा। तो इस नीति के माध्यम से हमने देखा कि पाठ्यक्रम में सुधार हुआ है, बुनियादी कौशल में सुधार हुआ है, समावेशिता आई है, जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं वो भी अब विद्यालयों में जाने लगे हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, डिजिटल तकनीकों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, या शिक्षा में जो प्रौद्योगिकी है उसको शामिल किया जा रहा है। और परीक्षण के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो उसको लागू किया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देखिए, परंतु वर्तमान में भी ये जो नीति है वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई, इसकी कुछ चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों के बारे में बात करते हैं, वो क्या है। देखिए, केंद्र और राज्य में अभी कुछ नीतिगत मतभेद है इस एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। अब वो नीतिगत मतभेद क्या है, जैसे कि उदाहरण के लिए केरल और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने पीएम श्री स्कूलों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। मतलब सरकार जो पीएम श्री स्कूल कुछ खोलना चाह रही थी, तो केरल और पश्चिम बंगाल ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसका पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। अगला क्या है, त्रिभाषा फॉर्मूले की भी बात करी गई थी शिक्षा नीति में। तो त्रिभाषा फॉर्मूले का भी विरोध बहुत राज्यों के द्वारा किया जा रहा है, तो इसकी वजह से उसके क्रियान्वयन में अपने आप में चुनौतियाँ आ रही है। संस्थागत विलंब क्या हो रहा है, संस्थाएं जो बनाई गई जो इस नीति को संचालित करेगी या फिर इस नीति का क्रियान्वयन करेगी सुनिश्चित प्रभावी रूप से, वो क्या है, जैसे कि उनमें भी विलंब हो रहा है। जैसे कि यूजीसी के उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग, मतलब यूजीसी के जगह भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग
का गठन किया गया और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा विलंबित है। मतलब बोला ये गया कि जो संस्थाएं बनाने की बात की गई थी इस नीति के तहत, जो प्रभावी रूप से इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी, तो वो संस्थाएं या तो बनाई नहीं गई है या बनाई गई तो थोड़ा सा उनका जो काम है वो प्रभावी रूप से चल नहीं रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अभी इस नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं उनके बारे में बात करते हैं कि क्या थी जो 2020 में एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की थी उसकी। तो देखिए सार्वभौमिक पहुंच, मतलब जो नीति है उसके तहत ये बात की गई थी कि प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर पहुंच सुनिश्चित करना है। लक्ष्य ये रखा गया था कि 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सकल नामांकन अनुपात, प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सकल नामांकन अनुपात जो है उसको 100% करना है। ऐसी नीति में बात की गई थी कि सार्वभौमिक पहुंच मतलब जो स्टूडेंट जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है उन तक हमें पहुंचना है। ठीक, बात की गई थी योग्यता आधारित शिक्षण की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 5+3+3+4 जो नीति है या प्रणाली है वो इसमें शुरू की गई और नया पाठ्यक्रम शैक्षणिक संरचना जो है वो इसमें लागू की गई। अनुकूलन की बात करें कि वो क्या था इस नीति के तहत, तो ये था कि व्यावसायिक और अकादमिक स्ट्रीम जो है उनके बीच में अनुकूलशीलता जो है उसको बढ़ावा देना है और मतलब सुधार जो है वो लगातार चलते रहे। इसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरुआत की गई। तो सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, योग्यता आधारित शिक्षण प्रदान करना स्टूडेंट्स को, और अनुकूलन मतलब व्यावसायिक और अकादमिक जो स्ट्रीम्स होती है या फिर विषय होती है उनके बीच में अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला देखते हैं बहुभाषावाद। बहुभाषावाद क्या है? देखिए कक्षा 5 तक मतलब जो स्टूडेंट जिस भाषा में शिक्षा लेना चाह रहा है उसकी ये वहाँ पे बात हो रही है। तो ये कि कक्षा 5 तक और उसके बाद अगर स्टूडेंट चाहे तो कक्षा 8 या उससे आगे शिक्षा का जो माध्यम है वो क्षेत्रीय भाषा हो सकता है, मातृभाषा हो सकता है, स्थानीय भाषा हो सकता है, और बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के लिए मिशन भी इसमें शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये बोला गया है कि जो बहुभाषावाद का कॉन्सेप्ट लाया गया कि कक्षा 5 तक या उससे आगे अगर और स्टूडेंट चाह रहे हैं 8 से या उसके आगे भी, तो उसको मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। अब मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे? तो मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र बनाया गया, उसका नाम है परख, है ना। और परख की फुल फॉर्म यहाँ पे दी हुई है कि समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण, इसकी स्थापना की गई। बने परख आप ध्यान रख सकते हैं। समावेशिता की बात की गई थी। हमने अभी भी देखा कि जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनको भी शिक्षा प्रणाली से जोड़ने की बात की जा रही थी। तो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूह जो है उन पर ध्यान केंद्रित करने की बात करी जा रही थी। महिला होगी, ट्रांसजेंडर छात्र हो गए, तो जेंडर के लिए एक तरह से एक जेंडर समावेशन कोष भी इसमें बनाया गया था। और ये बोला गया है कि जिन अंचलों में, जिन क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूह ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे उनके लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र जो है उसको घोषित किया जा सकता है और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वहाँ पे स्कूल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, संस्थागत सुधार की बात करें कि वो क्या किया गया, तो देखिए बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान और भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की जो स्थापना है संगठनात्मक रूप से इस नीति के माध्यम से की गई थी भारत में। अब कुछ प्रमुख पहले हैं वो भी शुरू की गई है, जैसे कि लाइट बट टाइट। देखिए लाइट बट टाइट नीति क्या है कि गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक और शिक्षा एवं पेशेवर शिक्षा, मतलब लाइट बट टाइट का ये हुआ कि बहुशिक्षक दृष्टिकोण जो है, बहुविषयक दृष्टिकोण और एकाधिक प्रवेश निकास विकल्पों के साथ शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, सारी बातें इसमें की गई है। मतलब ये नीति थी, एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट था जिसमें सरकार ने बात करी कि हमें सार्वजनिक पहुंच, जो सार्वभौमिक प्रमुख पहुंच है उसको आगे बढ़ाना है, योग्यता आधारित शिक्षण देना है स्टूडेंट्स को, अनुकूलन करना है स्टूडेंट को उनकी मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करनी है, मूल्यांकन के लिए परख की स्थापना की गई है, समावेशिता के लिए मतलब जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह है उनके लिए विशेष प्रावधान कुछ किए गए, संस्थागत कुछ संरचना खड़ी की गई है
ताकि जो नीति है उसका बेहतर क्रियान्वयन हो सके। और लाइट बट टाइट विनियमन नीति है। और ये भी बात की गई कि जो ये उच्च शिक्षा की बात है कि उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, जो बड़े बाहर के जो विश्वविद्यालय वो भारत में आने चाहिए, भारत के जो विश्वविद्यालय है वो बाहर जाके अपना कैंपस खोले, अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स है उनका आगमन होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए, वो सारी बातें इस नीति में की गई थी। ठीक है, अब कुछ प्रमुख लक्ष्य और निवेश की अगर इसमें बात करें तो वो क्या थे, तो देखिए ये बोला था कि 2035 तक उच्चतर शिक्षा में जो जी यानी कि सकल नामांकन अनुपात कितना होना चाहिए, वो 50% होना चाहिए, ऐसा इस नीति में बात की गई थी, जो कि 2018 में कितना था 26.3% था। शिक्षा क्षेत्र में जो निवेश करना है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वो कितना करना है, 6% करना है, ऐसी बात की गई है। और ये बोला गया है कि स्कूली शिक्षा जो होती है उसके लिए सकल नामांकन अनुपात है उसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है 100%। ठीक है, तो हमने नीति की भी बात कर ली कि इस नीति के अंतर्गत क्या क्या कुछ उसकी प्रमुख विशेषताएं थी और इसकी उपलब्धियां क्या रही पिछले 5 सालों में, वो हमने बात करी। आगे देखते हैं अब क्या है हमारी पांचवी महत्वपूर्ण खबर। पांचवी महत्वपूर्ण खबर है हमारी दूषित स्थल प्रबंधन नियम। जो स्थल दूषित हो गया है उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए हाल ही में जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसने कुछ नियम जारी करे हैं। किस अधिनियम के तहत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण संरक्षण दूषित स्थलों का प्रबंधन नियम 2025 अधिसूचित कर रहे हैं पर्यावरण मंत्रालय ने। तो देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इस अब जो ये नियम लाए गए हैं वो ये है कि जो दूषित स्थल होते हैं उनकी साफ सफाई किस प्रकार से होगी, कौन जिम्मेदार होगा, उसके लिए पैसा कौन देगा, इन सब की इसमें बात की गई है। तो दूषित स्थलों की सफाई या उपचार के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा की जाएगी, ऐसी इस नियमों में बात की गई है। और दूषित स्थल क्या होते हैं, तो ये है कि देखिए ऐसे स्थल जहाँ पे पहले से खतरनाक जो अपशिष्ट है उनका निपटान किया जा चुका है और जिससे कि खतरनाक अपशिष्टों का वहाँ पे निपटान किया जा चुका है, जिससे कि क्या हो रहा है वहाँ की जो मिट्टी हो गई और पानी जो हो गया वो प्रदूषित हो रहे हैं। साथ साथ में वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य को खतरा है और पर्यावरण को खतरा है। तो ऐसे स्थल क्या है, दूषित स्थल है। आगे देखते हैं इस न्यूज़ में क्या है। देखिए जो कुछ प्रमुख नियम है उनके बारे में बात करते हैं। क्या है, देखिए कौन कौन से जो प्रदूषक है उनको कवर किया गया इसके अंतर्गत। तो ये बोला गया है कि खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन एवं सीमा पार संचालन नियम 2016 के कुछ नियम है, उस नियम के तहत 189 खतरनाक पदार्थ है उसको बोला गया था। तो इस जो नए नियम अभी 2025 में लेके आए दूषित स्थलों के प्रबंधन के लिए, उसमें भी ये बोला कि उन नियमों के अंतर्गत जो 189 खतरनाक पदार्थ थे वो इस नियम के अंतर्गत भी कवर किए जाएंगे। ठीक है, अब कौन से जो प्रदूषक है वो कवर नहीं किए जाएंगे ये याद रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो है रेडियोधर्मी अपशिष्ट हो गया, खनन का अपशिष्ट हो गया, या समुद्र में जो तेल का रिसाव होता है वो हो गया, ठोस अपशिष्ट हो गया। तो इनको इसमें कवर नहीं किया गया क्योंकि बात ये है कि ये सारी जो चीज़ें रेडियोधर्मी अपशिष्ट, खनन वाला या ठोस अपशिष्ट, ये अलग अलग कानूनों के माध्यम से पहले से ही एक तरह से शासित होते हैं या फिर उनको देखा जाता है, तो इसलिए इस नियम में शामिल नहीं किया गया। अब प्रतिक्रिया स्तर क्या होगा, देखिए इसमें ये बात की गई है कि जो दूषित स्थल है वो कृषि वाला है, आवासीय है या वाणिज्यिक है या औद्योगिक क्षेत्र है, उसके अनुसार उसका प्रतिक्रिया स्तर होगा कि उसकी सफाई किस प्रकार से करनी है, कौन जिम्मेदार होगा कौन नहीं होगा। तो प्रतिक्रिया स्तर जो है वो अलग अलग होगा इसमें दूषित स्थल को लेके। आगे बात करते हैं और क्या है, देखिए अब इसमें दूषित स्थल का प्रबंधन करना है तो ये बोला गया है कि दूषित स्थल की जो पहचान है वो कौन करेगा। तो ये बोला गया कि जो स्थानीय निकाय हो गया, जिला प्रशासन हो गया द्वारा, स्थानीय निकाय या जिला प्रशासन द्वारा क्या किया जाएगा कि वर्ष में 2 बार संदिग्ध स्थलों की जो सूचना है, जहाँ पे ऐसे स्थल हो अगर उस एरिया में, उस जिले में या उस स्थानीय स्तर पर, तो वर्ष में 2 बार ऐसे स्थलों की सूचना किसको देनी है, जो उस राज्य का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा उसको प्रदान करनी है। ठीक है, अब स्थल का मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, तो देखिए अब जब ये सूचना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास पहुंच गई तो जो बोर्ड है वो संदिग्ध स्थलों का निरीक्षण करेगा,
बोर्ड के लोग आएंगे, वो देखेंगे उसको और वो देखेंगे कि कौन से संभावित स्थल जो है उनकी फिर एक सूची बनाएंगे और फिर एक तरह से केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ये जो सूचना है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है उसके पास इसको पहुंचा देंगे। मतलब सबसे पहले जिला स्तर पे, जिला प्रशासन हो गया, स्थानीय प्रशासन हो गया, वो जो सूचना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देगा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उसका अच्छे से निरीक्षण करेगा और जो भी ऐसे संभावित स्थल होंगे फिर उसकी सूचना एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहुंचा देंगे। ठीक है, अब प्रदूषक की पहचान किस तरह से की जाएगी? तो ये बोला गया है कि जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो प्रदूषक की पहचान करेंगे। ठीक है, कि ये प्रदूषण किसने वास्तव में फैलाया वहाँ पे। और दूसरा ये है कि अगर वो जो जमीन है वो किसी और को बेच दी गई है, अगर जिस जमीन पे प्रदूषित है अगर वो जमीन किसी को बेची जाती है तो जो नया भूस्वामी होगा फिर वो जिम्मेदार हो जाएगा उसके लिए, उस दूषित स्थल के लिए। अब सफाई की योजना किस प्रकार से बनाई जाएगी वो देखते हैं। दूषित स्थल की पहचान हो चुकी है, अब योजना किस प्रकार से बनाएंगे? तो ये होगा कि जो प्रदूषण करता है, जिसने उस स्थल को दूषित किया है, तो या तो कोई एक ऐसी जो कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित एजेंसी हो उसकी सहायता सफाई करवाएगा, क्योंकि देखिए हैजार्डस होता है वो तो स्वयं तो करेगा नहीं, कोई ऐसी एजेंसी होगी जो उस क्षेत्र में काम कर रही होगी, उसकी सहायता से क्या होगा वो सफाई करवाएगा और इसके लिए जो भी भुगतान लगेगा, जो भी उस दूषित स्थल को साफ करने का जो भी भुगतान लगेगा उस भूमि का स्वामी उसको प्रदान करेगा। ठीक है, अब परंतु ये है कि अगर कुछ ऐसी बात हो गई कि जो प्रदूषण करता है उसकी पहचान नहीं हो पा रही है कि वास्तव में प्रदूषण करता कौन है, तो फिर क्या होगा कि जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है फिर वो योजना बनाएगा कि अब जो दूषित स्थल है अगर पहचान नहीं हो तो उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, लोगों के स्वास्थ्य का मामला है और पर्यावरण का मामला है, तो फिर ये होगा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उसके लिए अलग से योजना बनाएगा। ठीक है, और देखते हैं क्या है इस न्यूज में। अब देखिए इसमें ये है कि मूल्यांकन और सुधार के लिए वित्त पोषण, मतलब ये बोला गया है कि जो भी मूल्यांकन किया जा रहा है उस साइट्स का और सुधार जो भी बाद में किया जा रहा है तो उसके लिए वित्त पोषण के लिए क्या क्या चीज़ें करी गई हैं। तो ये देखिए कि प्रारंभिक आकलन लागत को, जो प्रारंभ में आकलन किया जा रहा है उसकी लागत जो है वो लोक दायित्व बीमा अधिनियम है एक 1991 का, 1991 का, के तहत पर्यावरण राहत कोष एक बनाया गया है, से केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा भी वहन किया जा सकता है। मतलब बात ये की गई है कि जो मूल्यांकन और सुधार जो किया जा रहा है उस दूषित स्थल में उसके वित्त पोषण की जो बात है वो पर्यावरण राहत कोष के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा भी वहन किया जा सकता है। ठीक है, और अगर प्रदूषणकर्ता की पहचान हो गई और सरकार ने पैसा दे दिया तो फिर उसको ये लागत 3 महीने के भीतर चुकानी होगी सरकार को। ठीक है, आगे क्या है? दंड। अब क्या है? अगर विशेष करके अगर जैसे कोई दूषित स्थल है और किसी के स्वास्थ्य को वहाँ पे खतरा है तो जो बोर्ड होता है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है, वो जुर्माना लगा सकता है जो भी वहाँ पे डंपिंग कर रहा है या फिर उस स्थल को जो भी दूषित कर रहा है उसको लेके कि आप लोगों के स्वास्थ्य का तो एटलीस्ट ध्यान रखिए, उसको लेके जुर्माना वहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये नियम जो है बाकी तो इसमें कुछ खास नहीं है इस न्यूज़ में, यही बात थी। तो ये बात हमने देखी कि जो दूषित स्थल है उसके लिए पर्यावरण मंत्रालय ने एक नए नियम लागू करे हैं और उन नियमों के तहत ये बोला कि दूषित स्थल है उसकी पहचान करेंगे स्थानीय निकाय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फिर आके देखेगा, इसकी सूचना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी जाएगी और फिर उस एरिया में उसमें जो दूषित स्थल है उसमें प्रदूषणकर्ता कौन है उसकी पहचान की जाएगी। अगर वो नहीं है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी उसका खर्च उठा सकती है, परंतु अगर वो व्यक्ति जिसने प्रदूषण करता है वो मिल जाता है तो 3 महीने में उसको चुकाना पड़ेगा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो जुर्माना भी लगा सकते हैं इसको। तो ये न्यूज़ हमने देखी हमारी। अब एक और एक रिपोर्ट आई है, इसमें हमारी जो छठी महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो है कि विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट। मतलब विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण जो है उसकी स्थिति क्या है इसको लेके एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। और मेनली जो इस रिपोर्ट में जो डाटा दिया गया है वो कहीं ना कहीं हम कोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में हमारे जब भी आता है। तो देखिए क्या है रिपोर्ट के अगर प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो वो क्या है
कि वैश्विक जो भूखमरी है वो 2022 के स्तर से घटकर 2024 में अनुमानित रूप से 8.2% जो है वो रह गई है। हालांकि ये बात की गई है कि इस रिपोर्ट में कि अफ्रीका हो गया या फिर पश्चिमी एशिया के जो अधिकांश उप क्षेत्र है वहाँ पे जो भूखमरी है वो बढ़ती जा रही है टाइम के साथ। ठीक है। और दूसरी जो बात इस रिपोर्ट में आई है वो निकल के आई है कि 2021 से मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा में कमी आई है। मतलब जो बहुत ज़्यादा मध्यम या फिर गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षा, मतलब लोगों को खाद्य नहीं मिला करता था, उसमें कमी आई है कि हाँ लोगों को अब टाइमली एटलीस्ट बहुत गंभीर तरीके से ऐसे पास उनके पास क्रंच नहीं है कि उनको खाद्य के लिए कुछ चीज़ें नहीं मिल रही। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या इस रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आए हैं वो। तो अब इस रिपोर्ट में एक बात की गई है कि 2023 और 24 के दौरान खाद्य पदार्थों की जो कीमतें वो बढ़ी है, ऐसी बात की गई है। तो इससे क्या होगा कि वैश्विक स्तर पर क्या होगा कि अगर आपको स्वस्थ आहार लेना है तो उसकी लागत बढ़ जा रही है, ये बात की गई। मतलब जो खाद्य वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ है, उनकी अगर कीमत बढ़ रही है और आप एक हेल्दी फूड या फिर हेल्दी जो चीज़ें हैं वो खाना चाहते हैं, आहार खाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लागत भी उसमें बढ़ रही है, ऐसा इस रिपोर्ट में निकल के आया है। अब क्या है, जैसे कि इसने अब बात बताई कि वो लागत वास्तव में क्यों बढ़ रही है, कुछ कारण दिए गए। तो एक तो देखिए महामारी आई थी उसकी वजह से हुआ, एक रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके कारण हो रहा है कि दुनिया भर में खाद्य मुद्रास्फीति जो है वो बढ़ रही है। परंतु इस वृद्धि के बावजूद एक और फैक्ट इसमें निकल के आ रहा है इंटरेस्टिंग, वही है कि ठीक है खाद्य मुद्रास्फीति तो बढ़ रही है, लोगों की लागत भी बढ़ रही है, परंतु जो स्वस्थ आहार है, हेल्दी फूड है, उस पे खर्च वहन करने में असमर्थ लोगों की जो संख्या है वो डिक्रीज हुई है। मतलब देखिए आंकड़ा नहीं है, मैं ये बात करता हूँ, ये बात ये बोल रहा है कि जो स्वस्थ आहार है, भले ही मुद्रास्फीति हो रही है परंतु स्वस्थ आहार को खरीदने वाले लोगों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। असमर्थ लोगों की संख्या कम हुई है, मतलब कहीं ना कहीं जो स्वस्थ आहार को लोग खरीद रहे हैं उनकी संख्या बढ़ी है, ये इस रिपोर्ट में ऐसी बात करता है। ठीक है, अगला क्या है, 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया, जो कि महिलाओं में एक कॉमन बीमारी होती है, वयस्क लोगों में मोटापा, उसको लेके कुछ आंकड़ा दिया है। तो ये बोल रहा है कि महिलाओं में एनीमिया और वयस्क लोगों में मोटापा जो है वो बढ़ रहा है। जैसे कि वर्ष 2012 में 12.1% और 2022 में 15.8% लोग मोटापा से ग्रसित थे। मतलब ये बोल रहे हैं कि 2012 की तुलना में 2022 में मोटापे से ग्रसित वयस्कों की संख्या बढ़ी है वैश्विक स्तर पर। और देखते हैं अब भारत से संबंधित कुछ बात इसने बोली है। तो ये बोला कि भारत को छोड़कर, देखिए अब इसमें ये बोला कि जैसे कि निम्न मध्यम आय वर्ग के जितने भी देश हैं जो कि भारत के समान है, तो ये बोल रहा है कि उन जो बाकी जो देश हैं उनमें कहीं ना कहीं जो हेल्दी फूड यानी कि स्वस्थ आहार है उनको खरीदने वाले लोगों की जो संख्या है या समर्थ लोगों की जो संख्या है वो कम है, परंतु भारत में संख्या ठीक ठाक है। ये लाइन थोड़ी सी घुमा के लिखी है पर इसका क्रक्स ये है कि भारत में अभी भी फिर भी जो लोग हैं वो स्वस्थ आहार को अफोर्ड कर पा रहे हैं। भारत जैसे अगर बाकी देशों की बात करें तो, क्योंकि भारत भी एक निम्न मध्यम आय वर्ग के देश में आता है और अन्य निम्न मध्यम आय वर्ग के देशों की से तुलना करें तो भारत जो है, भारत के जो लोग हैं वो स्वस्थ आहार को अफोर्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, एक केरल के मछुआरों के बारे में बात करी गई है। तो ये बोला गया कि केरल में मछुआरों और थोक विक्रेताओं द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग से मूल्य असमानता एवं अपव्यय में कमी आई है। मतलब एक आंकड़ा आया है, जो भी उस रिपोर्ट में एक बात निकल के आई है कि जो केरल में मछुआरे हो गए या फिर जो थोक विक्रेता थे वहाँ के, वो मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मूल्य जो असमानता चल रही थी, हो सकता है कि एक शॉप पे किसी रेट में मिल रहा हो, दूसरी शॉप पे किसी रेट में मिल रहा हो, तो उसकी वजह से ये आया कि जो अपव्यय है वो कहीं ना कहीं कम हुआ एक तो, और जो मूल्य असमानता चला करती थी वो भी कम हुई है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी की गई है कि अगर जो मुद्रास्फीति चल रही है और भूखमरी की जो समस्या है उसका समाधान करना है तो कुछ सिफारिशें भी की। वो क्या है, समयबद्ध और लक्षित राजकोषीय उपाय करने होंगे। वो क्या करने होंगे कि देखिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, एकदम आवश्यक ही है,
उन पर अस्थायी कर राहत देनी पड़ेगी। सरकार ऐसा नहीं हो कि उन पर बहुत ज़्यादा कर लगाए, तो आवश्यक वस्तुओं पर अस्थायी कर राहत दे सरकार राजकोषीय उपाय के तहत। और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरू करें। ऐसे वर्ग जो कि खाद्यान्न नहीं खरीद सकते या खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते, उनको सरकार राजकोषीय उपायों के तहत प्रदान करे। ठीक है। अगला ये कि बाजार जो है, बाजार में जिसमें कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती है, तो उसको स्थिर करने के लिए भी राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ जो है वो बनाई जानी चाहिए, या फिर देखना चाहिए कि जो बाजार के में जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर बाजार में कीमतें बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कुछ लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते फिर उसके बाद ना। अब ये बोला है कि मूल्य जो अस्थिरता है उसको प्रबंधित करने और सट्टेबाजी को रोकने के लिए मजबूत कृषि बाजार सूचना प्रणालियाँ जो है वो लागू की जानी चाहिए। मतलब ऐसे जो कृषि वस्तुएं जो है उनका जो मूल्य हो गया, कृषि वस्तुएं नहीं, जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं उनका मूल्य हो गया, उनमें जो अस्थिरता बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको प्रबंधित करने के लिए ऐसा होना चाहिए कि मजबूत कृषि बाजार सूचना प्रणाली होनी चाहिए। यानी कि जो कृषि वस्तुएं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उनकी कीमतों के बारे में आइडिया होना चाहिए और सट्टेबाजी पर रोक लगनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं उनको एक वहनीय कीमत पर खाद्यान्न जो है वो उपलब्ध हो सके। ठीक है। अब एक संगठन क्या, ये जो रिपोर्ट है उसके बारे में बात करते हैं कि जो रिपोर्ट है वो कौन कौन सी संस्थाओं ने मिलकर बनाई है। तो देखिए जो रिपोर्ट बनाई थी वो उसमें संयुक्त राष्ट्र का एक FAO है, खाद्य एवं कृषि संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष वो भी शामिल है इसमें, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ जो है वो भी शामिल है, विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो शामिल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सब शामिल है। मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में या फिर खाद्यान्न के क्षेत्र में जितने भी जो संगठन है वो सारे के सारे इसमें शामिल है और उनके द्वारा संयुक्त रूप से ये रिपोर्ट बनाई गई है ना। और ये जो रिपोर्ट है ये क्या चीज़ ट्रैक कर रही है, देखिए SDG 2 जो है उसको ट्रैक कर रही है। SDG 2 के तहत हम लोगों ने बात करा था कि जो भूखमरी की समस्या है उसका समाधान करना है 2030 तक। तो SDG 2 के जो टारगेट्स है 2.1 और 2.2 के लिए वार्षिक वैश्विक निगरानी एक तरह से रिपोर्ट है कि वैश्विक स्तर पर अब कितने प्रतिशत लोग जो है वो भूखमरी की समस्या से निदान पा चुके हैं या फिर अभी कितने बाकी है, या फिर किन क्षेत्रों में भूखमरी अभी है जिन पर हमें ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ठीक है। और SDG 2 का उद्देश्य यही है कि सभी रूपों में भूखमरी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को समाप्त करना है। SDG 2 के बारे में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी। उसका लक्ष्य यही है कि 2030 तक जो भूखमरी है, खाद्य असुरक्षा है और कुपोषण की जो समस्या है उसका समाधान करना है। ठीक है। अब बात करते हैं अन्य सुर्खियों की। पहली इसमें हमारी खबर है क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। देखिए ये खबर न्यूज में क्यों आई कि हाल ही में सरकार ने क्या किया है, 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है उनकी स्थापना करी है। ठीक है। अब क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें तो क्या है, देखिए संस्कृति से संबंधित कुछ है तो मंत्रालय बहुत याद रखने की आवश्यकता नहीं है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये स्वायत्त निकाय होंगे। ठीक है। अब जो सांस्कृतिक केंद्र उनका काम क्या होगा, जो अगर जो कलाएं हैं उनको संरक्षित करेंगे या उनको बढ़ावा देंगे। ठीक है। नाम से ही वो हो रहा है, दिख रहा है। युवाओं की जो सहभागिता है कला के संरक्षण में या उसको बढ़ावा देने में, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। भारतीय संस्कृति जो है उसकी विविधता है उसको विश्व के सामने या भारत के जो लोग हैं उनके सामने लेके आना है। अब मुख्यालय कहाँ कहाँ होगा, ये जो 7 सांस्कृतिक केंद्र है उनकी स्थापना की गई है। पटियाला हो गया, नागपुर हो गया, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर। ठीक है। तो ये 7, देखिए एक थोड़ा सा इसमें ये स्थापना नहीं की है ना, ये केंद्र पहले से ही है, सरकार ने वर्तमान में इनकी समीक्षा की है, इसको ध्यान रखना। ये केंद्र जो है पहले से ही भारत में विद्यमान है। 7 सांस्कृतिक केंद्र जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर। परंतु हाल ही में भारत सरकार ने इनकी समीक्षा की है कि जो इनका कार्य है वो जो जिस अधिदेश के साथ ये बनाए गए थे वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ये होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी न्यूज़ क्या है।
आगे देखिए एक खबर आई है, ध्वनिक निगरानी तकनीक। अब ये न्यूज़ में क्यों आया कि हाल ही में देखिए ऐसा हुआ कि ये जो तकनीक है ध्वनिक निगरानी तकनीक, इसका उपयोग करके असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार ग्रासलैंड पक्षी जो होती है उसकी गणना की गई थी, जिसकी प्रशंसा देश के प्रधानमंत्री ने भी की। तो इस गणना में देखिए, अब ये गणना क्या हुई वो हमारे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे काम का मेनली है कि ये तकनीक वास्तव में क्या है, ध्वनिक निगरानी तकनीक। तो ध्वनिक निगरानी तकनीक क्या है कि देखिए, हम जब पक्षियों की गणना करते हैं तो पारंपरिक एक पद्धति है, जैसे कि पक्षी सर्वेक्षण होता है, उसमें विजुअल स्पॉटिंग हो गया, अगर कहीं दिख रहे हैं पक्षी तो उनकी गणना कर ली जाती है। परंतु कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, शर्मीले होते हैं या फिर छिपकर रहते हैं, तो ये जो तकनीक है विजुअल स्पॉटिंग वाली वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे उस टाइम पे काम नहीं करती है। इसलिए जो ध्वनिक निगरानी तकनीक है उसका उपयोग किया जाता है, तो आंकड़े या फिर गणना जो है वो सटीक हो पाती है और सभी प्रकार के पक्षियों की हो पाती है। तो अब इसमें क्या होता है, किस तरह से होता है कि जो पक्षियों की जो मधुर ध्वनि होती है या फिर आवाज़ होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए प्रजनन काल, मतलब एक मार्च से मई का जो समय होता है के दौरान घास के मैदानों के पास ऊंचे वृक्षों पर ध्वनिक रिकॉर्डर लगाया जाता है। और अब देखिए बात सिंपल सी इतनी है, ध्वनिक कुछ रिकॉर्डर लगाए जाएंगे जिसमें जो पक्षियों की जो आवाज़ है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, फिर डाटा एनालिसिस के माध्यम से ये निकाल लिया जाएगा कि हाँ इस प्रजाति के या फिर यहाँ कौन कौन से कितने पक्षी कितने हैं और उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो अब जो ये अगर ये रिकॉर्डर निकालें, अब रिकॉर्डर का फिर क्या करेंगे, एक डाटा एनालिसिस करेंगे, जैसे कि स्पेक्ट्रोग्राम के माध्यम से कर सकते हैं, ध्वनि का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसके माध्यम से पता कर सकते हैं, या फिर बर्ड नेट करके एक होता है, पक्षियों की आवाज़ पहचानने के लिए एक AI उपकरण आया है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो ध्वनिक निगरानी तकनीक है पक्षियों की गणना करने के लिए, जिसमें पक्षियों की जो ध्वनि है उसके माध्यम से उनकी गणना की जाती है और पहचान की जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। अगली न्यूज़ भी अगर देखी जाए तो एक नॉर्मल न्यूज़ है, वो ये है कि ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई। तो देखिए क्या है, जो ब्रिक्स के जो मंत्री है वो हाल ही में ब्राज़ील के ब्रासीलिया जो है वहाँ पे मिले हैं और उन्होंने कुछ बातचीत करी कि हम कैसे जो संस्कृति है उसके क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं एक दूसरे को। तो इसमें अगर मुख्य निष्कर्ष जो आए इस बैठक के उनकी बात करें तो एक नया ब्रिक्स सांस्कृतिक मंच जो है उसकी बात करी गई है और इसकी स्थापना पर एक तरह से सहमति बनी है देशों में। ठीक है, ताकि अगर एक सांस्कृतिक मंच बनेगा तो देशों के बीच में आदान प्रदान हो पाएगा, संस्थागत मंच बनाने की बात सहमति इसमें बनी है। तो सांस्कृतिक, अब इसमें वही है सारी की सारी बात कि इस मंच के विकास का क्या उद्देश्य होगा कि सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे का विकास करना है, कंटेंट शेयरिंग को बढ़ावा देना है, ठीक है, कलाकारों का आदान प्रदान करना है, समर्थन करना है, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं संयुक्त रूप से कि हो सकता है कि जैसे कि भारत में अगर कोई पुराना स्थल है उसका संरक्षण है जिसकी तकनीक ब्रिक्स का कोई अन्य देश प्रदान कर सकता है या भारत अपनी तकनीक किसी अन्य देश को प्रदान कर सकता है, तो इस तरह से सहयोग बढ़ाना है। अब 2030 के बाद विकास के एजेंडे में संस्कृति, ये क्या है, देखिए यूनेस्को बात करता है कि यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक नीति एवं सतत विकास सम्मेलन की जो है के अनुरूप 2030 के बाद के विकास एजेंडे में संस्कृति एक अलग लक्ष्य के रूप में शामिल करने का समर्थन करता है। मतलब ये बहुत इसमें बोली है कि जो 2030 के जो बाद है उसमें जो विकास होगा उसके एजेंडे में कहीं ना कहीं संस्कृति जो है एक वो प्रमुख भूमिका निभाएगी। तो इसमें वही बात की गई है कि जो संस्कृति मंत्री मिल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जो यूनेस्को के तहत जो बात हो रही है कि 2030 के बाद विकास के एजेंडे में संस्कृति जो है वो एक प्रमुख लक्ष्य होगा या प्रमुख मुद्दा होगा, तो उसके अनुरूप भी ये बैठक कहीं ना कहीं हो रही है। ठीक है, बाकी क्या है, बाकी इसमें वैसे कोई खास बात नहीं, आप बस दो बात ध्यान रखिए कि ये जो ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक हुई ये हुई ब्राज़ील के ब्रासीलिया में। ठीक है, उसमें एक जो बात पहली की गई वो ये की गई कि एक हम लोग संयुक्त रूप से एक सांस्कृतिक मंच बनाएंगे। दूसरी बात इसमें की गई कि जो भी इन्होंने बात करी वहाँ पे वो कहीं ना कहीं एक यूनेस्को का एजेंडा है या फिर यूनेस्को का बात करता है कि 2030 के बाद विकास में संस्कृति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, तो उसके तहत या फिर उसके अनुरूप भी ये बैठक है कहीं ना। ठीक है,
अगला जो हमारा वो न्यूज़ है वो है एन नाइट्रोसो डीमिथेल अमाइन के बारे में। तो देखिए क्या है ये एन नाइट्रोसो डीमिथेल अमाइन। हाल ही में हुआ क्या है कि भारत का एक ड्रग्स नियंत्रण जो आयोग होता है ना, सेंटर के स्तर पर, उसने एक जानकारी प्रदान की कि जो संदूषण यानी कि जो खाद्य पदार्थों को प्रदूषित कर सकता है, संदूषण ने जानकारी के पश्चात अनुरोध किया कि पेट में जो एसिड उत्पादन को कम करने वाली दवा होती है उसका नाम है एंटासिड रेनिटिडीन में एनडीएमए के स्तर की जांच की जाए। तो देखिए अब ये एनडीएमए जो है, जो हम जिस पदार्थ की बात कर रहे थे वो यही है। तो हमारा मुख्य न्यूज़ इसी बारे में है कि जो हमारा संगठन है ड्रग्स नियंत्रण संगठन, उसने ऐसी क्यों बात करी कि एनडीएमए में क्या है जिसकी वजह से ये चर्चा में आया है। तो देखिए सबसे पहले तो यही है कि ये कमरे के तापमान पर एक तरह से पीला और गंधहीन तरल पदार्थ होता है, ठीक है। बहुत सी बार ये विनिर्माण जब होता है उसमें अनजाने में ही बन जाता है। हवा, पानी, मिट्टी और कुछ खाद्य पदार्थों में ये पाया जा सकता है एनडीएमए। और जो मुख्य बात है जिसकी वजह से इसका वो बोला गया है कि इसकी जिस तरह की जांच की जाए वो ये कि कार्सिनोजेनिक है, कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर पैदा कर सकता है। ये कैंसर का एक प्रमुख कारण हो सकता है इसके कारण। और पहले क्या हुआ करता था कि इसका जो उपयोग है वो रॉकेट के जो ईंधन है उसमें किया जाता था, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण का भी एक कारण होता है, तो रॉकेट के जो ईंधन है उसमें इसका उपयोग किया जाना बंद कर दिया गया। अब उसके बाद बात की गई कि ये अभी जो है कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो सौंदर्य प्रसाधन के साधन होते हैं उसमें उपयोग होता है। स्नेहक जो है ना, ल्यूब्रिकेंट्स, उसमें उपयोग होता है। प्लास्टिक में भी एक योजक या सॉफ्टनर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने अभी बात करी किसके बारे में, एन नाइट्रोसो डीमिथेल अमाइन के बारे में, यानी कि एनडीएमए के बारे में, ठीक है। जो मुख्य न्यूज़ है वो हमारी इसी के बारे में कि एनडीएमए वास्तव में क्या है। तो एनडीएमए के बारे में ध्यान रखना, हो सकता है कि कभी क्वेश्चन आ जाए इसके बाद। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है हमारी। अगली न्यूज़ है सेतुबंध स्कॉलर योजना। अब ये क्या है सेतुबंध स्कॉलर योजना? तो देखिए सिंपल सा है कि जो ये जो योजना है, जो पारंपरिक गुरुकुल में जो छात्र पढ़ा करते थे, अब वो छात्र अगर आईआईटी में जाते हैं, शीर्ष आईआईटी में मान्यता प्राप्त डिग्री और शोध छात्रवृत्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। मतलब जो कोई अगर पारंपरिक गुरुकुल से पढ़ा है और अगर वो आईआईटी में जा रहा है, वहाँ पे डिग्री प्राप्त कर रहा है, तो उसको समर्थन देने के लिए या फिर उसको सहयोग देने के लिए योजना लॉन्च की गई है। तो ये क्या है कि जो पारंपरिक ज्ञान प्रणालियाँ हैं उसको एक तरह से मान्यता दे रही है कि आपने ठीक है गुरुकुल से आप पढ़ के आए हो तो हम उसको संस्थागत रूप से मान्यता दे रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया, मतलब जो गुरुकुल प्रणाली है उसके तहत यही है कि जो पारंपरिक था वो, तो इस योजना में उसको माना जा रहा है कि हाँ हम उसको जो है एक मान्यता प्रदान कर रहे हैं कि आपने जो भी वहाँ से पढ़ाई करी है वो भी उतनी ही काम की जितनी कि रेगुलर स्कूलों से होती है, ठीक है। अब ये योजना क्या करेगी, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करने ये उन्हें मुख्य धारा में शिक्षा जगत में शामिल कर। मतलब देखिए क्या है योजना का, एक सिंपल से लैंग्वेज में बताता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट पारंपरिक गुरुकुल से पढ़ा है और वो आईआईटी में जाके कोई डिग्री करता है, कोई डॉक्टरेट की उपाधि करता है या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करता है, तो ये है कि उसको मान्यता प्रदान की जाएगी और वो कर सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो पारंपरिक गुरुकुल प्रणाली से वो पढ़ के आया है उसको रिकग्निशन मिल रहा है। अब जो ये पहल है वो कौन चलाएगा, जिसके देखिए एजुकेशन से संबंधित है तो शिक्षा मंत्रालय है, उसके तहत एक तो शिक्षा मंत्रालय इसको समर्थन कर रहा है, साथ साथ में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो है उसका एक प्रभाग है कि भारतीय ज्ञान प्रभाग द्वारा लागू की जाएगी, ठीक है। और इसके तहत प्रति माह 65,000 रुपये का फेलोशिप या फिर स्टाइपन जो है वो भी प्रदान किया जाएगा। योजना के बारे में सिंपल से ध्यान रखना, सेतुबंध मतलब सेतु एक तरह से बनाया जा रहा है पारंपरिक जो शिक्षा प्रणालियाँ है और जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उनके बीच में। तो सेतुबंध स्कॉलर योजना यानी कि यही हो गया, पारंपरिक से कोई जा रहा है आईआईटी में किसी प्रकार के, तो उसको वहाँ पे मान्यता प्रदान की जाएगी, वहाँ से वो पढ़ सकता है, उसने जो भी गुरुकुल प्रणाली से जो भी नॉलेज प्राप्त किया है वो सब मान्य होगा। और इसमें शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, समर्थन दिया जा रहा है। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का एक प्रभाग है भारतीय ज्ञान प्रणाली,
उसके द्वारा ये योजना लागू की जा रही है और 65,000 रुपये का स्टाइपेंड भी स्टूडेंट को प्रदान किया जाएगा इसमें। ठीक है, अगला जो हमारा खबर है वो है प्रेह विहार मंदिर। तो देखिए प्रेह विहार मंदिर क्या है, हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक सैन्य झड़प का कारण बना हुआ है। तो हमारी इस न्यूज़ में महत्वपूर्ण ये है कि जो मंदिर है वो क्या है, तो प्रेह विहार मंदिर है और जिसको वहाँ की थाई भाषा में फ्राह विहान भी बोला जाता है। अब इस मंदिर के बारे में बात करें तो क्या है, देखिए थाईलैंड और कंबोडिया जो है उनकी सीमा पर डांग रेक पहाड़ों के शिखर पर स्थित है और एक प्राचीन मंदिर है। ठीक है, अगर इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति की बात करें कि इसको कब बनाया गया है, तो इसको 11वीं-12वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य के स्वर्णिम काल, जो भी उनका सबसे स्वर्णिम काल रहा होगा, उस दौरान इसको बनाया गया है। और ये मंदिर किसका है, भगवान शिव का मंदिर है और दोनों देशों के लिए एक तरह से पवित्र मंदिर है, प्रतीकात्मक स्थल है वहाँ का। तो इसकी वजह से दोनों देश जो है वो सैन्य झड़प में उलझे हुए हैं वर्तमान में, थाईलैंड और कंबोडिया। 2008 में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल की जो सूची है उसमें भी इस मंदिर को शामिल कर लिया गया था। तो हमें प्रेह विहार मंदिर के बारे में 2-3 बातें ध्यान रखनी है। वो क्या है कि थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर है, शिव मंदिर है, 11वीं-12वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य के दौरान इसको बनाया गया था। ठीक है, अब अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी गीलोंग ट्रीटी। गीलोंग ट्रीटी क्या है, तो देखिए हाल ही में क्या है, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम यूके जो है उनके बीच में पहले एक समझौता हुआ है ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के बीच में। तो ऑकस एक समझौता हुआ था, उस ऑकस के पिलर 1 के तहत हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और यूके ने एक द्विपक्षीय समझौता किया। और इस समझौता का क्या है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन ट्रीटी। जो ये ट्रीटी है गीलोंग ट्रीटी, उसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन ट्रीटी, जो कि किसके बीच में हुई है, ऑस्ट्रेलिया और यूके के बीच में। और किसके तहत हुई है, तो ऑकस समझौते के जो पिलर 1 है उसके तहत हुई है। अब अमेरिका जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ऑकस जो है इसमें 3 देश शामिल है, यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। परंतु जो ये ट्रीटी हुई है गीलोंग ट्रीटी, इसमें आपका अमेरिका शामिल नहीं है। और देखिए ऑकस समझौता जो है वो जब हुआ था उसके तहत बात ये की गई थी कि परमाणु पनडुब्बियां जो है वो बनाई जाएगी और परमाणु संचालित पनडुब्बियां जो उनके डिजाइन और निर्माण के लिए एक तरह से आने वाले 50 साल के लिए एक रणनीति समझौता था। और उस टाइम पे यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन तीनों ने इसके ऊपर साइन किए थे। परंतु हाल ही में ये हुआ कि जो ट्रम्प प्रशासन है उसने इस बात के ऊपर ध्यान दिया कि इस जो समझौता हुआ है, क्योंकि ये उनसे पहले के राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुआ है, तो उन्होंने एक बात ये भी बोली कि देखिए समझौते के बारे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अमेरिका फर्स्ट नीति की हम लोग बात कर रहे हैं उसके फेवर में समझौता नहीं है। तो हमें तो बस थोड़ी सी बात ये आती है, ऑकस में 3 देश है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, और ये हाल ही में गीलोंग ट्रीटी हुई है उसमें यूके और ऑस्ट्रेलिया, और किसके लिए, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने के लिए। हमारा काम इतने में हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं अब क्या है। आगे हमारा है एक टूर्नामेंट के बारे में, फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियन 2025, उसके बारे में। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ, दिव्या देशमुख जो है उन्होंने फिडे महिला विश्व कप 2025 जो है वो जीता है, हम्पी कोनेरू को हराकर तीसरी महिला विश्व कप विजेता बनी है। ठीक है, और ये जो टूर्नामेंट हुआ है वो बाटुमी में हुआ है, जॉर्जिया के वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे मुख्य खबर तो यही है कि फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप कौन बनी है, दिव्या देशमुख, किसको हरा के, हम्पी कोनेरू को हरा के। ठीक है, अब ये भारत की जो है क्या पहली ग्रैंड मास्टर, देखिए ये भारत की चौथी ग्रैंड मास्टर बनने के लिए पात्र हुई, हाल में बनी ही नहीं है, पात्र हो चुकी है कि आने के वाले टाइम में ग्रैंड मास्टर बन सकते। पहले की 3 कौन है, कोनेरू, हम्पी। देखिए ये दोनों नाम सेम ही है, एक आगे पीछे लिखा हुआ है, ये कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली, वैशाली
रमेश बाबू, ये 3 है इनसे पहले की, और ये चौथी जो है वो ग्रैंड मास्टर बनने के लिए पात्र हो गई है। अब फीडे टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो क्या है, देखिए फीडे महिला विश्व कप एक टूर्नामेंट होता है जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो होती है उससे डिफरेंट है। ये थोड़ा सा सिमिलरिटी डिफरेंट ध्यान रखिएगा। फीडे महिला विश्व कप टूर्नामेंट एक अलग होता है और विश्व शतरंज चैंपियनशिप एक अलग होती है। अब जो इसका आयोजन है वो कौन करता है, फीडे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा किया जाता है। किसका आयोजन, फीडे महिला विश्व कप का। और फीडे जो है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जो है शतरंज के खेल का एक शासी निकाय है और यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को विनियमित करता है। तो सबसे मुख्य खबर जो हमारी इसमें है वो यही है कि फीडे महिला विश्व कप किसने जीता है, तो दिव्या देशमुख ने जीता है। किसको हरा के, हम्पी कोनेरू को हरा के। ठीक है, अब जो हमारे आगे की खबर है वो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। तो देखिए इसमें भी कुछ व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। वो क्या है, देखिए हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव है उन्होंने नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है वो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स जो कि कनाडा के रहने वाले और कैनेडी ओडेडे जो कि केन्या के, उनको प्रदान किया, यानी कि 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया है। अब ये क्या है, ये पुरस्कार जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है वो 2015 से इस पुरस्कार को दे रही है। ठीक है, हर 5 साल में एक तो महिला होगी और एक पुरुष होगा, जो कि दोनों अलग अलग क्षेत्रों से होने चाहिए, को ये पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि एक महिला होगी एक पुरुष होगा और दोनों के जो जिन क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है वो सेम नहीं होने चाहिए। यानी कि हर 5 साल में 2 लोगों को मिलेगा, एक महिला होगी एक पुरुष होगा, और उस दोनों के क्षेत्र जो है वो अलग अलग होने चाहिए। और ये किन लोगों को ये पुरस्कार मिलता है, देखिए जिन्होंने अपना जीवन जो है वो मानवता की सेवा के लिए लगाया है, विशेष रूप से मेल मिलाप हो गया, सामाजिक एकता हो गई है, सामुदायिक विकास हो गया, क्योंकि इन सब के क्षेत्र में नेल्सन मंडेला ने काम किया था। तो जिन क्षेत्रों में उन्होंने काम किया था वो पुरस्कार भी उन्हीं क्षेत्रों में जो लोग महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं उनको दिया जा रहा है ना। अब इसमें क्या है, जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें एक प्रशस्ति पत्र होता है और पट्टिका लगी होती है। पट्टिका में जो नेल्सन मंडेला के कुछ कोटेशन है वो रहते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखने वाली कि इस पुरस्कार में कोई भी कैश प्राइज नहीं मिलता, मतलब कोई नगद राशि नहीं मिलती है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी जो है वो भी इस पुरस्कार के पात्र नहीं होंगे। मतलब संयुक्त राष्ट्र खुद दे रहा है तो उसके कर्मचारी इसके लिए पात्र नहीं हो सकते, बात भी सही है। और अब तक किसी भारतीय को भी ये पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ, ये बात भी महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है। तो क्या है इस पुरस्कार के बारे में अगर हम लोग बात करें, कौन देता है, यूएन देता है। एक महिला एक पुरुष को हर 5 साल में अलग अलग क्षेत्रों में होना चाहिए और जीवन, मानवता की सेवा, मेल मिलाप, सामाजिक एकता और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में जिसने काम किया उनको मिलता है। प्रशस्ति पत्र होगा और एक पट्टिका होगी जिसमें नेल्सन मंडेला के कोटेशन होंगे, परंतु कैश प्राइज नहीं होगा, यूएन के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा और आज तक किसी भारतीय को प्राप्त नहीं हुआ। इतनी न्यूज़ हमें ध्यान रखनी। ठीक है, तो ये आज की जितनी भी हमारी महत्वपूर्ण खबरें थी वो हमने सारी डिस्कस करी। अब आपकी न्यूज़ पे आपकी जो स्क्रीन है उस पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उन क्वेश्चनों को आप सोल्व कीजिए और जो कमेंट बॉक्स है उसमें हमें आपके जो आंसर है आप बता सकते हो। और देखते रहिए आप न्यूज़ टुडे, ताकि आप आपके एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो बेहतर तरीके से कर सकें। ऑल द बेस्ट।